दोस्तों, सितंबर 2020 केंद्र सरकार की ओर से एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ बिल लोकसभा में पास किए गए, पर इस बिल के पास होने से एक महीना पहले ही अगस्त 2020 में किसानों ने इन बिलों का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन बिलों का ड्राफ्ट पहले ही आम जनता के सामने रख दिया गया था। जब विरोध के बावजूद भी ये बिल लोकसभा में पास कर दिए गए, तब किसानों ने 25 सितंबर 2020 को भारत बंद की कॉल दी और साथ ही रेलों को भी रोका गया, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में देखने को मिला। इस तरह से अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करते हुए 2 महीने बीत गए, पर कोई भी हल नहीं निकला। तब किसानों ने 25 दिसंबर 2020 को दिल्ली में धरना लगाया। धीरे धीरे विरोध तेज हो गया और लाखों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों समेत दिल्ली पहुंच गए। वहां पर एक तरह से घर ही बना लिए गए थे, क्योंकि वो आंदोलन लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए चला था। खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़ाना ज़िंदगी में काम आने वाली हर सहूलत वहां पर बना ली गई थी। वो सब कुछ तो वो आपने देखा ही होगा। कई बार पुलिस और किसानों के बीच तनावपूर्ण हालात भी बनते रहे, जैसे कि अब बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी पिटीशन भी दर्ज हुई और एक बार इन बिलों पर रोक लगा दी गई। लंबे विचार के बाद केंद्र सरकार ने ये 3 बिल रद्द कर दिए। किसानों की एक और मांग थी कि एमएसपी के लिए सरकार एक कानून लेकर आए। तब सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा और बाद में ये मांग भी मान ली गई और एक विशाल आंदोलन समाप्त हुआ और किसान अपने अपने घरों में वापस चले गए। पर अब दोबारा किसान आंदोलन हो रहा है। जिसने भी पहले वाला किसान आंदोलन देखा है, उनको लग रहा होगा कि किसानों की मांगे तो पहले वाली ही हैं, जो कि है भी। जैसे कि पहले वाले तीनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन तो हो ही रहा है, जिनको काले कानून भी कहा गया था। साथ ही में लखीमपुर खीरी में जो किसानों की मौत हुई, उनके परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी हो रही है। जो पहले आंदोलन में किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे, वो भी रद्द करने की मांग हो रही है। इन मांगों के साथ फिर भी समझौता किया जा सकता है, पर असल में जो किसानों की मुख्य मांगे हैं, जिसकी वजह से किसान आंदोलन हो रहा है, उनके बारे में सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाते हैं। किसानों की 3 मुख्य मांगे हैं, जो नई तो बिल्कुल भी नहीं हैं। ये मांगे पुरानी हैं, जिनके बारे में सरकार ने किसानों को कहा था कि वो जल्द ही इसके बारे में सोचेंगे। इसी कारण से पहले का किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, पर किसान कह रहे हैं कि सरकार ने उन मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया। पहली मांग है एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आसान शब्दों में बताएं कि सरकार द्वारा जारी किया गया फसलों का कम से कम सही दाम। इससे कम दाम पर किसानों को अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। मतलब कि अगर किसान को प्राइवेट मंडी में अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता, तब सरकार अपने द्वारा जारी किए गए कम से कम रेट पर वो फसल किसानों से खरीद लेगी, ताकि किसानों की फसल की सही कीमत मिले। इसे ही एमएसपी कहा जाता है। कुल 23 फसलों को लेकर एमएसपी की गई है। 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 व्यापारिक फसलें हैं, जिसमें गन्ना भी आता है। सरकार इन 23 फसलों की कम से कम एक कीमत तय कर दे, ताकि कोई भी साहूकार और बड़ी प्राइवेट कंपनी किसान की मजबूरी का फायदा ना उठा सके और उस रेट से कम कीमत पर फसल ना खरीद सके, जो कि सरकार ने तय की हो। सरकार एमएसपी तय करने के लिए 3 तरीकों से विचार करती है। या आसान शब्दों में कहें कि सरकार इन फसलों का कम से कम रेट तय करने के लिए ये देखती है कि किसानों की फसल उगाने में कितनी लागत लगी है, किसानों ने बीज खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करे, कीटनाशकों पर कितना खर्च हुआ, तेल और सिंचाई के ऊपर कितना खर्च हुआ। इस सभी चीज़ों को A2 कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपके परिवार ने भी फसल उगाने में मदद की, बेशक उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता, पर मेहनत तो की ही होती है, इसको A2+ FL कहा जाता है। इसके अलावा आपकी ज़मीन की कीमत, उस पर कितना किराया मिल सकता है, इसको C2 कैटेगरी में रखा जाता है। इन तीनों कैटेगरीज पर विचार करते हुए ही सरकार एमएसपी लागू करती है। जब दिसंबर 2021 में पहले वाला कानून आंदोलन समाप्त हुआ, तब सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वो जल्द ही एमएसपी के लिए एक कानून लेकर आएंगे, पर किसानों के मुताबिक वो कानून अभी तक नहीं आया और अब किसान एमएसपी कानून लाने की गारंटी ही सरकार से मांग रहे हैं। आगे वो और इंतजार नहीं करेंगे या और वादों पर नहीं रुकेंगे। और दूसरी मांग जो किसान रख रहे हैं, वो है कर्जे को लेकर। किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। पर जब भी किसानों का कर्ज माफ़ी करने का मामला आता है, तब भारत में जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनको परेशानी होने लगती है कि हमारे पैसों से आप किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हो और ये नहीं होना चाहिए। अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो ये बात सही भी लगती है, क्योंकि इस तरह से किसी का भी कर्ज माफ़ नहीं होना चाहिए, ना किसानों का और ना ही कॉरपोरेट लोगों का। पर अगर किसानों की तरफ से देखा जाए तो हैरान करने वाली बात सामने आती है, क्योंकि किसान कहते हैं कि सरकार ने पिछले
पिछले 10 साल के अंदर करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट कर्ज माफ कर चुकी है। 7.5 लाख करोड़ रुपए एक बहुत ज़्यादा रकम होती है। साथ ही किसान कहते हैं कि अगर हम कर्ज वापस नहीं कर पाते तो हमें सजा दी जाती है, जेल में भी जाना पड़ता है और हो सकता है कि जमीन भी जब्त हो जाए। अगर किसान कर्ज वापस करना चाहे तो मरते दम तक साहूकार का कर्ज वापस नहीं होता। किसान कहते हैं कि कभी आपने कॉरपोरेट घराने के लोगों को किसानों की तरह कर्ज माफी के लिए प्रोटेस्ट करते नहीं देखा होगा, पर उनका कर्ज फिर भी माफ कर दिया जाता है। पर किसानों से सिर्फ वोट ही मांगी जाती है। इसके लिए किसान कर्ज माफी की मांग कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी मांग जो किसानों की है वो है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। ये है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था और 28 सितंबर 2023 को इनकी मौत हुई थी। ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिनको भारत की खेती और किसानों की बहुत फिक्र थी। इनको भारत सरकार ने भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया। MS स्वामीनाथन को हरी क्रांति का पिता भी कहा जाता है। इनकी देखरेख में 2004 के दौरान स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया। इसको ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रीय किसान आयोग भी कहा जाता है। इसको प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के नाम पर ही बनाया गया था। दरअसल इस कमीशन ने खेती के लिए सरकार को कई तरह से सुझाव दिए। इन सब के बारे में भी बताएंगे, पर जो सुझाव इस रिपोर्ट में दिए गए, ये रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। कहा जाता है कि अगर सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट में दिए गए सभी सुझाव को लागू कर दे तो किसानों की किस्मत ही बदल सकती है। किसान कहते हैं कि बेशक भारत सरकार ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न का अवार्ड दिया हो, पर उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई। दरअसल स्वामीनाथन रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भूमि सुधारों की हौसला अफजाई हो, बेकार पड़ी जमीन उन लोगों को दी जाए जो खेती करना चाहते हैं पर उनके पास जमीन नहीं है, किसानों की खुदकुशी का हल निकाला जाए, MSP 50% ज़्यादा हो, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया कि सरकार MSP कैसे तय करती है, किसानों को फसल उगाने में कितनी लागत लगती है, कितना खर्च आता है और उसके हिसाब से MSP तय की जाती है। पर स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि खर्चे से 50% ज़्यादा MSP मिले, मतलब कि खर्च से 50% ज़्यादा मुनाफा देकर MSP लागू की जाए। इसको मुख्य सुझाव माना जाता है। किसानों को सेहत सुविधाएं दी जाए, ऐसी 201 सिफारिशें बताई जाती हैं, पर सरकार दावा करती है कि उन्होंने करीब 200 सिफारिशों को लागू कर दिया है। पर किसान कहते हैं कि उन्होंने इन सुझावों को लागू नहीं किया। अगर लागू किया होता तो ये नौबत नहीं आती। ये तो थी 3 मुख्य मांगे जो किसान चाहते हैं, पर समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं जिनके अलग अलग विचार होते हैं। जो किसान आंदोलन हो रहा है इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये आंदोलन नहीं है बल्कि एक राजनीतिक स्टंट है, मतलब कि इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक चाल चली जा रही है। पर अगर किसानों की तरफ से देखा जाए तो इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, क्योंकि किसानों के साथ साथ ये सब लोग जानते हैं कि अगर सरकार से ये मांगे मनवानी है तो आंदोलन करने का ये सही समय है। चुनाव से पहले ही सरकार उनका कोई हल निकाल सकती है। अगर चुनाव के बाद ऐसा कोई आंदोलन होगा तो उसका क्या फ़ायदा, तो इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। सरकार किसानों को लंबे समय तक बैठने देगी, फिर पता नहीं कोई हल निकलेगा या नहीं। हाँ, इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी ने किसानों से कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में दी गई सभी सिफारिशें लागू की जाएगी, बल्कि इसको एक कानून ही बना दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पर ही किसान आंदोलन करने का क्या फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसानों के हालात सिर्फ भारत देश में ही खराब हैं, बल्कि यूरोप के देशों के साथ साथ अमेरिका जैसे देश में भी किसान आंदोलन होते ही रहते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर भारत जैसे खतरनाक हालात देखने को नहीं मिलते। किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट बंद नहीं किया जाता और ना ही धारा 144 लगाई जाती है। आंदोलनकारियों के सोशल अकाउंट बंद नहीं किए जाते। कहने को तो हमारे देश को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है और कोई भी यहाँ पर शांतमय ढंग से आंदोलन कर सकता है और अपने विचार रख सकता है। इस चीज में कितनी सच्चाई है ये तो हम सभी जानते हैं। पर यह सिर्फ एक सरकार की गलती नहीं है कि सिर्फ आज की सरकार की वजह से किसानों की ये हालत हो रही है, बल्कि किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से होते आ रहे हैं। पर किसानों की मुश्किलों का हल ढूंढने की बजाय ऐसे आंदोलनों को दबाया जा रहा है। पर किसान की सिर्फ 3 मांगे हैं: MSP के लिए कानून लेकर आना, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना और कर्ज माफ़ी। इनके बारे में भी सरकार किसानों के साथ मीटिंग कर उपाय निकाल सकती है। दोस्तों, दोबारा किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ, उनकी क्या मांगे थी, इसके बारे में हमने आज इस वीडियो में बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।